हाँ, तो विद्यार्थियों, केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। ऑनलाइन क्लास में आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो चित्रकला विषय में अध्याय फर्स्ट पढ़ाया जा रहा है। कल आपको एनसीईआरटी के कोर्स के विषय में जानकारी दी थी। एनसीईआरटी कोर्स में अपना जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, वो परिवर्तित हो गया है और परिवर्तित होने पर जो अपना फर्स्ट अध्याय या पहला अध्याय है उसको कहते हैं पांडुलिपि चित्रण या चित्रकला पद्धति। चित्रकला परंपरा है जिसको इंग्लिश में अपन ने बताया मैन्यूस्क्रिप्ट्स के नाम से जाना जाता है। कल आपको बताया गया था कि मैन्यूस्क्रिप्ट्स या पांडुलिपि चित्रकला परंपरा क्या है। हाथ से लिखित जो पुस्तकें होती हैं या चित्र होते हैं जिनको कागज़ या ताड़पत्र और भोजपत्र पर बनाया जाता है, उन्हें कहा जाता है पांडुलिपि चित्र। मैंने आपको इस विषय में बताया था कि ये पांडुलिपि जो चित्र हैं वो चित्र अपनी चित्रकला की परंपरा में फ्रेस्को भित्ति चित्रण जो परंपरा थी या भित्ति चित्रण परंपरा थी, उस भित्ति चित्रण परंपरा के बाद आने वाली जो परंपरा है वह पांडुलिपि चित्रण परंपरा रही है। जो अतीत के लिए इनका पांडुलिपि चित्रण का कार्य किया गया था। पांडुलिपि चित्रण हाथ से निर्मित चित्र होते हैं। इनको ताड़पत्र व भोजपत्र पर बनाया जाता है और इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता है, लकड़ी के पट्टों के बीच में या कपड़े से चारों तरफ से ढककर सुरक्षित रखा जाता था। इस तरह के कुछ हमें एग्जाम्पल तौर पर हजारों वर्ष पूर्व या हजारों वर्ष पहले के कुछ अवशेष ताम्रपत्र या ताड़पत्रों के रूप में और भोजपत्रों के रूप में प्राप्त होते हैं, जो प्राप्त होते हैं या तो मंदिरों से या विहारों से। मंदिरों या विहारों में इस तरह के टुकड़े पड़े हुए मिले हैं, लेकिन वह समय की बर्बादी से या समय के अधिक समय हो जाने के कारण कुछ तो नष्ट हो गए और कुछ एक उनको सुरक्षित देखा गया है। इनकी जो भाषा थी वो भाषा प्राकृत भाषा थी। तो अब अभी इसके अंदर जो आया है वो यही है। पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं? पांडुलिपि चित्र कहते हैं हाथ से निर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहते हैं। और इनको जब बनाया जाता था तो काफ़ी टुकड़ों को लेकर बनाया जाता था और उन टुकड़ों को एकत्रित करके जब संग्रहित किया जाता था तो संग्रह करने पर वो पांडुलिपि चित्र ग्रंथ कहलाए, चित्रित ग्रंथ कहलाए हैं। इनको बनाने के लिए क्या किया कि चित्र के द्वारा भी इनको समझाने की कोशिश की है और इनके साथ ही इनके ऊपर लिपि भी लिखी गई है। जो लिपि जो लिखी गई थी वो प्राकृत भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। और इनको बनाने के लिए या ज़्यादा अच्छा समझने का प्रमुख जो कार्य था वो ये था, ताड़पत्र और भोजपत्र हैं, वो ताड़पत्र और भोजपत्र चिकने, काफ़ी लंबे चौड़े, स्पेस और सुरक्षित रखे जाने योग्य थे। इसलिए इसके अलावा इनको शुद्ध और पवित्र माना जाता था, इसलिए इनके ऊपर चित्रांकन कार्य किया गया था। फिर जो चित्रांकन कार्य के अवशेष मिलते हैं, अर्थात पांडुलिपि चित्रों के जो अवशेष मिलते हैं, वो अवशेष के रूप में सर्वप्रथम एक तो जैन शैली और एक पाल शैली के चित्रों में अवशेष के रूप में मिलते हैं, ठीक है। इनको जो संग्रहित करते थे वो राजा महाराजाओं के संग्रहालयों में या फिर पुस्तकालयों में उनको संग्रहित किया जाता था। तो इस पांडुलिपि चित्रण जो परंपरा है, उस परंपरा के अध्याय को आगे बढ़ाते हुए आपको जो अध्याय फर्स्ट का सेकंड भाग पढ़ा जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि ये किस प्रकार आगे विकसित हुए और कौन से धर्म ने या कौन से रूप में इनको आगे चलकर विकसित किया गया था। इस प्रकार के विषय में अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है भाई। तो आपको समझ बैठ गया होगा पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं। पांडुलिपि चित्र कहते हैं हाथ से निर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहा जाता है। और पांडुलिपि चित्र किस पर बनाए गए, इसका मतलब इसका धरातल क्या रहा। तो धरातल के विषय में मैंने आपको बताया कि ताड़पत्र और प्रथम में भोजपत्र रहा। ताड़पत्र मैंने बताया, ताड़पत्र एक ताड़ वृक्ष होता है, उस वृक्ष के पत्तों पर बनाया जाता था। और भोजपत्र एक हिमालय में मिलने वाला एक पेड़ होता है और वो पेड़ में जो पत्र होता है वो पत्र इस तरह के उसकी छाल होता है, उसकी छाल होती है। किसकी? भोजपत्र के पेड़ की छाल होती है। छाल के विषय में मैंने आपको बता रखा है कि जिस प्रकार केले के पेड़ में जो तना होता है उस तने को अगर अपन काट कर देखें तो उसके परत के ऊपर एक परत
निकलती हैं, इसी प्रकार वो भोजपत्र पेड़ में भी परत के ऊपर परत निकलती हैं और परतों को निकालकर वो बड़ा चिकना होता है, उसके ऊपर चित्रांकन कार्य किया गया था। इनमें जो चित्रण किया गया तो कौन से विषयों पर चित्रांकन किया गया? विषय में मैंने आपको कल बताया था, कल के वीडियो में बताया था कि विषय में इनमें धार्मिक धारणाओं, राजा महाराजाओं की कहानियों, औषधियों या संगीत शास्त्र से संबंधित कुछ विषयों का चित्रांकन किया गया था। इसके अलावा इनको ताड़पत्र पर बनाया गया है, भोजपत्र पर बनाया गया, विषय ये रहा, और भाषा कौन सी रही? प्राकृतिक भाषा में बनाया गया। अब इनको सुरक्षित कैसे रखा गया? सुरक्षित रखने के लिए क्या किया कि ये कागज जैसा ही होता है, ये पत्र तो ये पत्र कागज जैसे होने के कारण इनको सुरक्षित रखने के लिए या तो इसके ऊपर और नीचे पट्टे रखे जाते थे लकड़ी के, या फिर पट्टे नहीं है तो उसके अलावा कपड़े में लपेटकर इनको सुरक्षित रखा जाता था। इस प्रकार के ताड़पत्र या भोजपत्र पर बने हुए चित्रों को पांडुलिपि चित्रों के नाम से जाना गया। अब इनकी जो परंपरा है वो परंपरा अपन 9वीं शताब्दी से और 16वीं शताब्दी तक मान सकते हैं, लेकिन इसमें जो कुछ एग्जाम्पल्स अपन को मिलेंगे, जो मंदिर में मिलेंगे या किसी पुस्तकालय में मिलेंगे, वो विहारों में मिलेंगे, उनको देखने के बाद अपने यहाँ 2 स्कूलों का विकास हुआ, एक जैन स्कूल और एक पाल स्कूल। तो जैन स्कूल जो है उसके चित्रों को जैन धर्म से संबंधित और ताड़पत्र और कपड़े पर बनाया गया था, तो उनको जैन शैली के चित्र कहेंगे। और पाल जो राजवंश था उनके सानिध्य में जो चित्र बने वो बौद्ध धर्म से संबंधित बने और उनको ताड़पत्र पर बनाया गया, उन्हें पाल शैली के नाम से जाना गया। तो ये पांडुलिपि चित्रकला परंपरा के अंदर 2 स्कूलों का अध्ययन किया जाएगा आगे चलकर, एक जैन स्कूल और एक पाल स्कूल। तो उनके विषय में अपन पढ़ रहे हैं कि उस समय के जो ताम्रपत्र या ताड़पत्र जो प्राप्त होते हैं उनके आधार पर कोई कालक्रम तो स्थायी रूप से निर्धारित नहीं हो पाया और न ही उनका कोई सिस्टम से उनका रूप मिला है, लेकिन उन चित्रों को या चित्रावशेषों को देखकर कुछ विद्वान उनके कालक्रम को निर्धारित करते हैं, अनुमान लगाते हैं कि ये उस समय का चित्र हो सकता है, ऐसे। ठीक है भाई, तो आगे इस अध्याय को आगे बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के सेट का महत्वपूर्ण फोलियो पेज, अर्थात जो कौन से चित्रण जिनका सेट, किनका? ताड़पत्र चित्रों का सेट, अर्थात पांडुलिपि चित्रों का सेट। महत्वपूर्ण फोलियो पेज का तात्पर्य होता है कि उसका एक सेट कहलाता है, उसका एक पुस्तक कह सकते हैं, उसको एक ग्रंथ कह सकते हैं, वो सेट कोलोफोन पेज होता है। क्या है कि ये कोलोफोन पेज है, जो ये है कि जो कलाकार के विषय में संक्षिप्त विवरण पेज है ये, अर्थात जैसे अपन किताब को पढ़ते हैं तो किताब को पढ़ने से पूर्व अपन प्रस्तावना पढ़ते हैं, उस प्रस्तावना में पढ़ते हैं कि अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 3, इस प्रकार से यह कोलोफोन है जो पेज है, वह पेज कलाकार का एक संक्षिप्त परिचय विवरण देता था। लेकिन ये कोलोफोन जो पेज है वो अधिकतर नष्ट हो गए हैं। यह वह होता था जिसमें जो संरक्षक, कलाकार, लेखक के नाम, कमीशन की तारीख, स्थान या काम की पूर्णता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी देता है। ये कौन देता है? कोलोफोन पेज देता है। कोलोफोन पेज क्या है? जो कलाकार के संक्षिप्त विवरण देता है उसे कोलोफोन पेज कहा जाता है। और फोलियो पेज क्या है? यह एक सेट है, यह एक सेट है, अर्थात एक बायोडाटा की तरह एक सेट बना दिया जाता था, वह सेट है। तो जिसमें क्या किया जाता है? कोलोफोन पेज के अंदर क्या लिखा होता था या किसकी जानकारी देता है ये? जो संरक्षक, कलाकार, लेखक, नाम, कमीशन की तारीख, स्थान या काम की पूर्णता और अन्य महत्वपूर्ण विवरणों की जानकारी देता है, उसे क्या कहा गया? कोलोफोन पेज कहा गया। अगर इन सेटों में पांडुलिपि चित्रों के सेटों में जो अगर अच्छी तरह से इसका विवरण देने वाला जो पेज था उसे कोलोफोन पेज कहा गया, और वो कोलोफोन पेज अधिकतर नष्ट हो गया है। हालांकि समय की बर्बादी के कारण कोलोफोन पेज अधिकतर नष्ट हो गए हैं, अधिक समय तक पड़े होने के कारण, पता नहीं चलने के कारण, मंदिरों और विहारों में पड़े रह जाने के कारण, समय के आधार पर इनमें हो सकता है या तो कीड़े खा गए इनको या अपने आप गल गए, खराब हो गए, नष्ट हो गए। इसलिए जो ये पांडुलिपि चित्रकला परंपरा है उसका एक समय अनुसार विवरण प्राप्त नहीं होता है।
ठीक है भाई। विद्वानों को अपनी विशेषज्ञताओं के आधार पर लापता विवरणों को विशेषता देने को मजबूर करते हैं। अर्थात ऐसा कोई पेज यदि मिल भी जाता है या इस तरह की कोई अवस्था में ताड़पत्र या भोजपत्र प्राप्त होता है, तो वो भोजपत्र जो प्राप्त होता है या ऐसे चित्र प्राप्त होते हैं, वो कला विद्वानों को या विशेषज्ञों को उनकी विशेषता के विवरणों की जानकारी देने के ऊपर मजबूर कर देता है कि ये किस समय के चित्र हो सकते हैं। ऐसे कलाकृतियों के नाजुक टुकड़े होने के कारण, मतलब ऐसे जो कलाकृति हैं, ताम्र यानी ताड़पत्र हैं या पांडुलिपि चित्र हैं, जो क्या है नाजुक होते हैं, और नाजुक होने के कारण या तो वो नष्ट हो गए, पेंटिंग गलत तरीके से संभालने के कारण नष्ट हो गए, नमी के कारण, सीलन के कारण भी नष्ट हो गए। ऐसी अन्य आपदाओं के लिए ये अति संवेदनशील होती हैं। ऐसी पेंटिंग अर्थात ऐसी पांडुलिपि चित्र इन चीजों के लिए अति संवेदनशील हैं कि इनको थोड़ा सा भी प्रभाव इनका आया और आते ये नष्ट हो जाते हैं। तो अपन लिखेंगे ताम्रपत्र या ताड़पत्र या कह सकते हैं पांडुलिपि चित्र या हाथ से निर्मित जो चित्र हैं, वो चित्र किस प्रकार से नष्ट हो जाते हैं या वो किसके लिए अति संवेदनशील हैं। तो मैंने आपको बताया, एक तो समय के लिए, मतलब क्या है, अधिक समय या नाजुक होने के कारण, अधिक समय के कारण ये नष्ट हो जाते हैं। एक पेंटिंग को गलत तरीके से संभालने के कारण नष्ट हो जाते हैं। एक आग के कारण अति संवेदनशील है, एक नमी के कारण है, और एक अन्य कोई आपदाएं आ जाती हैं ऐसे, जैसे भयंकर तूफान आना, बाढ़ आना, इनसे क्या है ये अति संवेदनशील होती हैं। इन्हें कीमती और मूल्यवान मानते हैं। किनको? ताड़पत्र पर बने हुए चित्रों को या भोजपत्र पर बने हुए चित्रों को या पांडुलिपि चित्रों को कीमती और मूल्यवान मानते हैं। और पोर्टेबल का तात्पर्य है जिनको उठाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हो या इधर उधर ले जा सकते हो। ऐसे पोर्टेबल होने के कारण राजकुमारियों को उनके दहेज में उपहार के रूप में भी दिया जाता था। अर्थात ऐसे पांडुलिपि चित्र उस समय राजा महाराजाओं के यहाँ मूल्यवान समझे जाते थे, और ये किसी एक दूसरे के आभार व्यक्त करने की दृष्टि से, उन्हें पुरस्कृत करने की वजह से भी इनको महत्वपूर्ण समझा जाता था। और महत्वपूर्ण समझने के लिए क्या करते थे कि जो राजकुमारियां थी, उन राजकुमारियों के विवाह में दहेज के रूप में भी इनको दिया जाता था, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आदान प्रदान हो सकता था इनका। राजकुमारियों को उनके दहेज में उपहार के रूप में दिया जाता था। जब उनकी शादी हो जाती थी, उन्हें राजाओं दरबारियों के बीच कृतज्ञों के द्वारा, मतलब कृतज्ञों के द्वारा जो उनके आभारी हैं, किनके? जो राजा महाराजाओं के या दरबारियों के आभारी हैं, उन आभारियों के द्वारा, कृतज्ञों के द्वारा, मतलब कृतज्ञ जो आभारी हैं उनके द्वारा कृतज्ञ पूर्ण आभार के लिए कृतज्ञ रूप में रखा जाता था। मतलब ऐसे चित्रों को जब उनको दहेज में दे दिया जाता था, किनको? पांडुलिपि चित्रों को जब राजकुमारियों के विवाह में, शादी में इनको दहेज के रूप में दे दिया जाता था, तो दहेज के रूप में दे देने के बाद में राजाओं के सामने और दरबारियों के सामने इनको क्या किया जाता था? खोला जाता था, देखा जाता था, आदान प्रदान किया जाता था, उपहार के रूप में इनको दिया जाता था, उनका आदान प्रदान किया जाता था। दूर स्थानों पर व्यापार किया जाता था। किनका? इन्हीं पांडुलिपि चित्रों का। तीर्थयात्रियों, भिक्षुओं, साहसी व्यापारियों, पेशेवर कथाकारों के साथ इन चित्रों ने दूर दराज क्षेत्रों की यात्रा की। मतलब ये क्या है? छोटे आकार के हो गए पांडुलिपि चित्र। पहले, इनसे पहले तो जो चित्र बनते थे वो किस प्रकार के चित्र बनते थे? भित्ति चित्रों के चित्र बनते थे। अब भित्ति चित्रों को तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे ले जा सकते हैं? क्योंकि उनका आकार विशाल है और वो चट्टानों पर बनाए जाते थे, इसलिए अब इनका आकार ऐसा हो गया, छोटा हो गया, और छोटे के साथ साथ ये पोर्टेबल हो गए। पोर्टेबल से तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने के लिए हो गए, इसलिए इनका आदान प्रदान किया जाता था। और आदान प्रदान करने के लिए क्या करते थे? तीर्थयात्रियों के साथ भेजा जाता था, या तीर्थयात्री इनका उपयोग करते थे, भिक्षु इनका उपयोग करते थे, हैं, साहसी इनका उपयोग करते थे, व्यापारियों, पेशेवर कथाकारों के साथ इन चित्रों ने दूर दराज के क्षेत्रों की यात्रा की, अर्थात दूर दूर तक ये फैल गए। इस प्रकार के एक उदाहरण में बूंदी राजा के साथ मेवाड़ की पेंटिंग लिए हुए इस प्रकार का एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की परंपरा थी। उस परंपरा का यदि हम एग्जाम्पल लेना चाहें तो एक एग्जाम्पल है कि बूंदी राजा के साथ मेवाड़ की पेंटिंग लिए हुए चित्र है। इसके बाद
इसके विपरीत चित्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है। मतलब इसके बाद या इसके विपरीत में चित्रों के इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य है। मतलब ये क्या है कि इनका कालक्रम निर्धारित नहीं हो पाता, इनको सही तरीके से समझ नहीं पाते, क्योंकि मैंने बताया आपको ये तो या तो समय के प्रभाव के कारण, नमी के कारण ये क्या खत्म हो गए और इनको स्थायी रूप से क्रमबद्ध तरीके से नहीं प्राप्त हुए। इसलिए लोगों के या इतिहासकारों के सामने इसकी समस्याएं आई और उन समस्याओं के सामने इतिहास का पुनर्निर्माण एक अभूतपूर्व कार्य हो गया। अदिनांकित की तुलना में कम दिनांकित सेट हैं, मतलब ऐसे जो सेट प्राप्त हुए, कौन से? पांडुलिपि चित्रों के सेट प्राप्त हुए जिनमें दिनांक नहीं है, जिनमें समय निर्धारित नहीं है, ऐसे तो अधिक प्राप्त हुए और दिनांक वाले कम सेट प्राप्त हुए। इसलिए इनका जो इतिहास है उसका पुनर्निर्माण करना अभूतपूर्व एक कल्पना होगी। जब समय के अनुसार एकत्रित किया जाता है तो बीच में खाली मंत्र होते हैं, मतलब इनमें क्या है, यहाँ मंत्र है, ये मंत्र होते हैं, बीच में क्या होता है, मंत्र होते हैं, जहाँ केवल उस तरह की पेंटिंग गतिविधि का अनुमान लगाया जाता है। वहाँ पर जो मंत्र हैं उनमें या तो उस तरह की जो पेंटिंग है, उन पेंटिंगों से अनुमान लगाया जाता है कि ये किस समय या कितने समय पूर्व या किसके समान बनी हुई है, गतिविधि का अनुमान लगाया जाता है। जो पनप सकती थी मामले को बदतर बनाने के लिए फोलियो फाइल, मैंने बताया एक सेट फाइल, उनके मूल सेट का हिस्सा नहीं है और उन्हें विभिन्न संग्रहालयों, निजी संग्रहालयों में फैलाया जाता है। इनको क्या है, संग्रहालय और विभिन्न संग्रहालय या निजी संग्रहालयों में भेज दिया जाता था, रख दिया जाता था, अब भाई यहाँ पर इसको संग्रहित रख लें, सुरक्षित रख लें। जो इतिहास में कालक्रम को संशोधित और पुनर्भाषित करने के लिए गठित समय सीमा को चुनौती देते हुए विद्वानों को मजबूर करने बार बार सामने आते रहे हैं। इस प्रकार के चित्र है ना, जो कलाकारों के सामने या इतिहासकारों के सामने चुनौती लेकर बार बार आते रहे हैं, अवशेष के रूप में प्राप्त होते रहे हैं। इस प्रकार के प्रमाणों से चित्रों के सेट की शैली और अन्य परिस्थिति जन्य साक्ष्यों के आधार पर एक काल्पनिक समय सीमा बताई गई है। मतलब एक निश्चित समय सीमा नहीं बताकर काल्पनिक समय सीमा बताई गई है कि ये चित्र, इस प्रकार के चित्र इस समय से लेकर और इस समय तक के प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई। इस प्रकार अपने पांडुलिपि चित्र जो परंपरा है, उस परंपरा का विकास क्रम अपन ने देखा या पांडुलिपि चित्रों के विषय में समझा कि पांडुलिपि चित्र क्या है, पांडुलिपि चित्रों को किस तरह से बनाया गया, पांडुलिपि चित्रण के लिए किस धरातल का उपयोग किया गया, इनमें कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया, कौन से विषय किए बनाए गए, ये पांडुलिपि चित्र कहाँ से प्राप्त होते हैं। मैंने आपको बताया मंदिरों और विहारों से प्राप्त हुए थे। पांडुलिपि को चित्रों को सुरक्षित कैसे रखा गया, रखने के लिए मैंने आपको बताया ये कागज की तरह ताड़पत्र या भोजपत्र होता है, जिसको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया जाता था, उस चित्र के दोनों तरफ ऊपर और नीचे लकड़ी के फट्टे रखे जाते हैं या फिर इनको कपड़ों में लपेटकर सुरक्षित रखा जाता है। इस प्रकार के प्रमाणों को अपन लेते हैं और इसकी परंपरा के विषय में आपको बताया कि पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं, हाथ से निर्मित चित्रों को पांडुलिपि चित्र कहते हैं। तो ये पांडुलिपि चित्रण जो परंपरा है वो परंपरा भित्ति चित्रण परंपरा के बाद विकसित होने वाली एक परंपरा है और ये मतलब पोर्ट्रेट साइज या यूं कह सकते हैं इनको छोटे आकार में भी बनाए गए, जो आदान प्रदान करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में भी सुविधा होती थी। इनको तीर्थ यात्रियों के लिए या भिक्षुओं के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, कथाकारों के द्वारा भी इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या दूर क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। इस तरह के अपन ने पांडुलिपि चित्रण परंपरा या चित्रकला परंपरा के विषय में समझा। समझने के बाद मैंने आपको बताया कि पांडुलिपि चित्रकला परंपरा में आगे चलकर या लघु चित्रण परंपरा में आगे चलकर सबसे पहले जो समझें या उदाहरण मिलते हैं अपन को या इनके एग्जाम्पल्स मिलते हैं, उन एग्जाम्पल्सों के आधार पर दो स्कूलों का विकास हुआ था। उन स्कूलों को अंग्रेजी जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के आधार पर तो कहते हैं वेस्टर्न इंडियन पेंटिंग्स कहते हैं, स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। और अपनी हिंदी भाषा अगर इसको लिया जाए या आरबीएससी के बोर्ड के अनुसार लिया जाए तो पश्चिम भारतीय शैली, वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग अर्थात पश्चिम भारतीय शैली के नाम से जाना जाता है। जो पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से मैं आपको इसमें थोड़ा सा परिचय देके बता दूं, कल इसका अपन अध्ययन कराएंगे, एक एक स्कूल का चलेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया पांडुलिपि चित्रण परंपरा के अंदर दो स्कूलों का अध्ययन करेंगे। एक पर करेंगे पश्चिम भारतीय शैली और उसके बाद दूसरी का करेंगे पाल शैली का। उसको पाल स्कूल ऑफ आर्ट कहते हैं
स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं और इसको वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहते हैं। ये क्या है? पश्चिम भारतीय शैली। ये वैसे तो मूल रूप से इसे जैन शैली कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? जैन शैली। लेकिन क्या है कि इसका जो सबसे पहले जो चित्रांकन किया गया ताड़पत्र पर और कपड़े पर, वो जैन शैली में किया गया और जैन तीर्थकरों से संबंधित चित्रों को बनाया गया। और जैन तीर्थकरों से संबंधित चित्रित विषय होने के कारण विद्वानों ने उसका नामकरण करते हुए उसे जैन शैली नाम दिया। लेकिन जैन शैली नाम देने के बाद में भी कुछ चित्र उनसे मिलते जुलते अपने गुजरात में या पश्चिम भारत में उसके कुछ ग्रंथ मिले, जैसे कल्पसूत्र, कालकाचार्य, नेमिनाथ, ऋषभनाथ, इस तरह के कुछ ग्रंथों के चित्र मिले। उन चित्रों को जब देखा गया और पश्चिम भारत में देखा गया तो देखने के बाद फिर विद्वानों ने इसका नामकरण का फिर आलोचना करते हुए इसे पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से पुकार दिया गया। इस प्रकार इसका नाम पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से पड़ा और इनका चित्रित विषय रहा जैन धर्म से संबंधित चित्रित विषय रहा और चित्रण धरातल के रूप में रहा, जिनको पांडुलिपि चित्र कहते हैं, अर्थात हाथ से निर्मित चित्र कहते हैं। ताड़पत्र और कागज इनका चित्रण वो रहेगा, धरातल रहेगा। विषय में इनके जैन धर्म से संबंधित रहेंगे। ग्रंथों में जैसे जैन धर्म के तीर्थकर हैं, 24 तीर्थकर हैं, उन 24 तीर्थकरों के जीवन से संबंधित घटनाओं को इन पर उकेरा गया है। इसलिए जैन धर्म से संबंधित तीर्थकरों के चित्रों का होने के कारण उसे जैन शैली कहेंगे। और पश्चिम भारत में जो कला अवशेष प्राप्त हुए या इस तरह के ग्रंथ प्राप्त हुए और उनका थोड़ा विषय भी अलग मिला, इसलिए इसको पश्चिम भारतीय कला शैली के नाम से भी जाना गया था। तो अपन यहाँ से आगे जो आने वाला भाग है इसका अध्याय 1 का ही वो रहेगा पश्चिम भारतीय शैली। तो इस प्रकार अपन क्या पढ़ रहे हैं? पांडुलिपि चित्रण परंपरा को पढ़ रहे हैं, चित्रकला परंपरा को पढ़ रहे हैं। तो आपके मेरे समझ के अनुसार बैठा होगा कि पांडुलिपि चित्र किसे कहते हैं। पांडुलिपि चित्र का अर्थ मैंने आपको बताया साधारण भाषा में, जैसे हाथ से निर्मित चित्रों को क्या कहते हैं? पांडुलिपि चित्र कहते हैं। पांडुलिपि चित्रों को किस पर बनाया गया था? एक तो मैंने बताया ताड़पत्र और भोजपत्र पर बनाया गया था। भोजपत्र और ताड़पत्र पर जो चित्र बनाए गए थे उन चित्रों को किस प्रकार सुरक्षित रखा जाता था? मैंने बताया कि ये बड़े नर्म, सॉफ्ट और कीमती होते हैं। या इनको सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? या तो लकड़ी के पट्टे को ऊपर और नीचे रख दिया जाता था, चित्र के ऊपर और नीचे जब सुरक्षित रहते थे, या फिर इनको कपड़े में लपेट कर सुरक्षित रखा जाता था। इनको कौन सी भाषा में लिखा गया था? इनको प्राकृत भाषा में लिखा गया था। इन पर कौन सी भाषा के या नहीं कौन से विषय के चित्र बनाए गए थे? धार्मिक कथाओं के चित्र बनाए गए हैं, या राजा महाराजाओं की कुछ कहानियों से संबंधित या औषधियों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया था, विषयों को चित्रित किया गया था। अब इनमें जो विकसित जो शैली है उनको कहाँ सुरक्षित रखा जाता था? इनके चित्रों को संग्रहालयों में या पुस्तकालयों में इनको सुरक्षित रखा जाता था। ठीक है भाई। इसके अलावा जो पांडुलिपि चित्रण परंपरा है उसकी कितनी स्कूल हैं? तो 2 स्कूलों के विकास क्रम को पढ़ेंगे अपन, एक पश्चिम भारतीय स्कूल और एक पाल शैली। पश्चिम भारतीय शैली है उसको अपन कहते हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग, अर्थात पश्चिम भारतीय शैली। इसका कई नाम बने बताया आपको, एक तो पश्चिम भारतीय शैली, एक वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग और इसके अलावा जैन शैली, और जैन शैली के अलावा गुजरात शैली के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह से अपन आने वाला जो भाग होगा इस अध्याय का उसमें अपन स्कूल को पढ़ेंगे, पश्चिम भारतीय शैली को पढ़ेंगे। तो आज का इतना ही, और आप मेरे हिसाब से ठीक समझ बैठा होगा आपके। धन्यवाद।